कुछ स्वादिष्ट है बनाना तो playrecipes.com पे जरूर है आना। श्यामपुर नाम के शहर में शीला नाम की एक औरत रहा करती थी। वो बहुत मेहनत किया करती थी और मजदूरी करके अपना घर चलाती थी। उसकी बेटी का नाम था सीमा। सीमा होशियार थी लेकिन थोड़ी आलसी किस्म की लड़की थी। लेकिन उसके पिताजी के देहांत के बाद शीला उसे ज्यादा कुछ बोला नहीं करती थी और इसी बात का फायदा उठाकर वो कोई भी काम करने में आलस किया करती थी। ऐसे ही एक दिन अरे सीमा, जल्दी उठो, स्कूल जाने के लिए देर हो रही है। क्या माँ, हमेशा कुछ न कुछ बोलती ही रहती हूँ। सोने दो ना कुछ देर और। अगर स्कूल जाने के लिए देर हुई तो देख लेना। सीमा उठ जाती है और तैयारी करके स्कूल चली जाती है। स्कूल में जाकर भी उसे नींद ही आती है। वो खुली आंखों से सपने देखने लगती है जिसके कारण उसका स्कूल में ध्यान ही नहीं रहता। ऐसे ही एक दिन स्कूल की टीचर शीला को स्कूल में बुला लेती है। आपकी बच्ची पढ़ाई में ध्यान नहीं देती, आपको उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। जी, मैं काम के लिए बाहर जाती हूँ, उसकी वजह से वो मेरी बात नहीं सुनती। आपको उसकी आलस की आदत निकालनी पड़ेगी। अच्छा, मैं कोशिश करके देखूंगी। ऐसा कहकर शीला वहां से निकल आती है। उसे सीमा की बड़ी चिंता लगी रहती थी। वो हमेशा उसी के बारे में सोचती रहती लेकिन उसे कोई मार्ग नहीं दिखाई दे रहा था। ऐसे ही सोचते सोचते एक दिन वो एक मंदिर में जाकर भगवान से बोलती है, हे भगवान, मेरी बच्ची को सद्बुद्धि देना, उसे इस आलस से छुटकारा मिल जाए, बस इतनी ही मांग है मेरी। ऐसा कहकर शीला मंदिर के बाहर आती है और वहां से सीधे अपने काम पर जाती है। शीला एक लेडीज टेलर के यहाँ सिलाई का काम करती थी और कभी कभी काम बच जाता तो वो घर पर लेकर आती। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं। एक दिन सीमा को बहुत डरावना सपना आता है। सपने में एक जगह वो चली जाती है जहाँ अलग अलग तरह के रंग बिरंगी फूल थे और खाने के लिए बहुत सारे फल और केक भी थे। वहाँ पर ये सब देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। वाह, कितनी सुंदर है ये जगह। मैं तो यहाँ ही रहूंगी। कुछ खाने का टेंशन नहीं और यहाँ मुझे कोई नींद से उठाने भी नहीं आएगा। उसे केक पसंद होने के कारण वो पहले केक खाने जाती है मगर हाथ लगाते ही वो केक गायब हो जाता है। ऐसे ही चलते चलते वो एक बड़ी झोपड़ी के पास जाती है। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं जिसे भी हाथ लगा रही हूँ वो गायब हो रहा है। ये कैसे? ऐसा सोचकर वो उस झोपड़ी के एकदम नजदीक जाती है और वहां जाकर देखती है तो एक बूढ़ी औरत खुद से बात कर रही थी। कोई भी चीज किसी काम के सिवा नहीं मिलती, ऐसे ही काम ना करके खाना गलत बात है। ये सब बातें सीमा सुन लेती है और उस बूढ़ी औरत से पूछती है, दादी, मैं यहाँ के पकवान क्यों नहीं खा सकती? यहाँ का नियम है कि कोई भी चीज बिना मेहनत की नहीं मिलती। अगर तुम्हें कुछ भी मेहनत नहीं करनी तो तुम उस दूसरे नगर में जा सकती हो। वहाँ तुम्हें जो चाहिए वो खाना मिलेगा। यहाँ रहना है तो काम करके खाना मिलेगा और कुछ नया सीखना भी पड़ेगा। तो नन्ही बच्ची, तुम्हें क्या पसंद है? यहाँ इस नगर में रहना या दूसरे नगर में रहना? जल्दी बोलो। मुझे यहाँ नहीं रहना। मैं उस नगर में जाना चाहती हूँ जहाँ मुझे कोई काम नहीं है और मैं दिन भर मजे से खा सकूंगी। ऐसा कहकर सीमा वहाँ से निकल जाती है और वो उस दूसरे राज्य में जाती है। वहाँ भी उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है जिसका नाम था नाला। अरे आओ बेटी, यहाँ पे कैसे आई हो? जरा बैठो यहाँ पर और कुछ खाना खा लो। जी शुक्रिया। मुझे इसके बदले में काम नहीं करना पड़ेगा ना? जी नहीं, आपको कोई काम नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ आप खाना खाकर यहाँ खेल सकती है। जी शुक्रिया। ऐसा कहकर सीमा उस बगीचे में जाकर बहुत सारी चीजें तोड़कर खाने लगी लेकिन उसका मन ही नहीं भर रहा था। उसने देखा कि वहाँ केक और पेस्ट्री भी है। वो उसे भी खाने लगी। बहुत सारा खाना खाने के बाद उसे नींद आने लगी और तभी हमारे यहाँ इस नगर में कोई भी सोता नहीं है। हम सिर्फ खाना खाते हैं और खुशियाँ मनाते हैं, कोई भी काम नहीं करते। मुझे बहुत नींद आ रही है, प्लीज मुझे सोने दो। अब तुम यहाँ पे आई हो तो यहाँ पे मजे से रहो, समझी? मुझे घर जाना है, मेरी माँ के पास। ऐसा कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी और रोने के बाद अपने सपने में जोर जोर से भागने लगी। भागते भागते रास्ते में उसे एक सुंदर परी दिखाई दी। परी ने सीमा से कहा, आओ सीमा, कैसे लगे ये दो शहर? अब तुम खुश हो ना कि तुम्हें अब काम नहीं करना पड़ेगा? मुझे ये जिंदगी पसंद नहीं है। मैं अपनी जिंदगी अच्छी तरह से जीना चाहती हूँ और वो भी अपने माँ के साथ। ठीक है, फिर यहाँ तुम्हें नहीं रहना। नहीं परी रानी,
मुझे यहाँ नहीं रहना। अच्छा, मगर तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। वो क्या? अब तुम्हें हमेशा टाइम से उठना पड़ेगा, अपने काम खुद करने पड़ेंगे और पढ़ाई में भी ध्यान देना पड़ेगा। मुझे ये सब मंजूर है, मैं जाऊँ यहाँ से? हाँ, अब तुम जा सकती हो, मगर तुम्हें पता है सीमा, तुम यहाँ से, इस सबक की दुनिया से एक अच्छा सबक लेकर जाने वाली हो। जी मैं समझ गई, अब मैं जाऊँ? हाँ, तुम जा सकती हो। और तभी सीमा अपने सपने से बाहर आ जाती है। आज से मैं मेरे सारे काम खुद करूँगी और किसी को तकलीफ भी नहीं दूंगी। अब उसके स्वभाव में बड़ा परिवर्तन आया था। अब वो हमेशा की तरह किसी भी काम में देरी नहीं किया करती थी। वो एक अच्छी बच्ची बनकर रहने लगी। उसकी माँ भी उसमें यह आया बदलाव देखकर बहुत खुश हो गई। अब सीमा स्कूल में भी अच्छे नंबर लाने लगी और ये सब हुआ था उस सबक की दुनिया की वजह से। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में कभी भी आलस नहीं करना चाहिए, हमें अपने काम खुद करने चाहिए। विलासपुर गांव में यशोदा नाम की एक गरीब विधवा औरत रहती थी। उसने 2 देसी गाय पाली थी। यशोदा का एक 20 साल का बेटा था, उसका नाम था जस्सी। हर रोज यशोदा जस्सी को सुबह सुबह उठाती और उसे गाय का दूध निकालना सिखाती। जस्सी, जस्सी उठो बेटा, सूरज निकल आया है, उठो जल्दी और गाय का दूध निकालो, मुझे दूध बेचने गांव में जाना है। इस प्रकार जस्सी रोज सुबह यशोदा के साथ गाय का दूध निकालता और फिर यशोदा घर घर जाके उसे बेचती। इन्हीं पैसों से उनका घर चलता था। एक दिन जस्सी ने यशोदा से पूछा, माँ, हमारे पास सिर्फ 2 गायें हैं। अगर ज्यादा होती तो हम ज्यादा पैसे कमा सकते थे। हाँ, तुम सही कह रहे हो बेटा, लेकिन क्या करें, इन गायों का दूध बेच के जो पैसा आता है उससे तो जैसे तैसे हमारा घर चलता है। अब और गाय खरीदने की हमारी हैसियत नहीं है। एक दिन यशोदा और जस्सी रोज की तरह गाय का दूध निकाल रहे थे, लेकिन एक गाय से एक बूंद भी दूध नहीं निकल रहा था। जस्सी, पता नहीं क्या हुआ है, कुछ दिनों से ये गाय दूध नहीं दे रही, जरा डॉक्टर को बुलाओ तो। डॉक्टर ने आके यशोदा के गाय की जांच की। यशोदा चाची, इस गाय की अब उम्र हो गई है, ये अब दूध नहीं देगी, बेहतर होगा आप इसे बेच दे। ठीक है डॉक्टर। माँ, क्या तुम हमारी गाय को सच में बेच दोगी? हाँ बेटा, तुमने सुना नहीं डॉक्टर ने क्या कहा? लेकिन माँ, इस गाय ने हमारी कितने सालों से सेवा की है, अब उसे ऐसे हालत में बेचना गलत है। क्या मैं इसकी देखभाल कर सकता हूँ? अच्छा ठीक है बेटा, तुम इसका ख्याल रखना। दिन बीत रहे थे। जस्सी बड़े प्यार से उस बूढ़ी गाय का ख्याल रखता था, लेकिन एक दिन अचानक दूध देने वाली दूसरी गाय मर गई और यशोदा पर संकट टूट पड़ा। हे भगवान, गरीब के साथ कैसा अन्याय कर रहे हो, अब हम अपना गुजारा कैसे करेंगे? माँ, अब क्या करें? देखो बेटा, अब हमें इस बूढ़ी गाय को बेचना ही होगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं दिख रहा। इसे बेचकर जो पैसे आएंगे उससे हम कुछ व्यापार शुरू कर सकते हैं। नहीं माँ, नहीं, ये गाय हमारा इकलौता सहारा है, हमारे परिवार का हिस्सा है, हम इसे नहीं बेचेंगे। मैं कुछ नौकरी धंधा ढूंढ लूंगा, आप चिंता मत कीजिए। जस्सी ने दूसरे ही दिन से काम ढूंढना शुरू किया। एक धनवान आदमी के पास उसे गाय संभालने और दूध निकालने का काम मिल गया। जस्सी रोज उनकी गायों का दूध निकालता, बाजार में बेचता और पैसे मालिक को दे देता। लीजिए सेठ जी आज के पैसे, मुझे मेरी तनख्वाह दे दीजिए, मैं निकलता हूँ। इस प्रकार जस्सी अपने परिवार की परवरिश करने लगा। एक दिन जब वो अपने घर की बूढ़ी गाय को घास डाल रहा था, तब उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। आवाज सुन के जस्सी डर गया और यहाँ वहां देखने लगा। देखो जस्सी, यहाँ देखो, जिसे तुम खाना खिला रहे हो मैं वही गाय हूँ। क्या? हाँ, देखो, मैं एक जादुई गाय हूँ और तुम्हारी सेवा से संतुष्ट हुई हूँ। मैं तुम्हें रोज एक बूंद दूध दूंगी। वो बूंद तुम जिस पतीली या बर्तन में डालोगे वो बर्तन दूध से भर जाएगा। ये बात सुनकर जस्सी खुश हो गया। अगले दिन जस्सी ने गाय का एक बूंद दूध बड़ी सी पतीली में डाला। कुछ ही क्षण में वो बड़ी पतीली ताजे दूध से भर गई। ये देख यशोदा फूले नहीं समाई। बस उसी दिन से जस्सी गांव गांव जाके दूध बेचने लगा। धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ गया। उसने बहुत सारी गायें खरीदी और अब वो और यशोदा खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईमानदारी और मेहनत हमें हमेशा अच्छे ही फल देती है। बेलगांव में छोटू नाम का एक रसगुल्ला बेचने वाला रहता था। उसके रसगुल्ले बेलगांव में बहुत मशहूर थे। छोटू बहुत ही सीधा साधा और भोला था, दिल का बड़ा ही साफ। छोटू की पत्नी शालिनी घर पर रसगुल्ले बनाती और छोटू शहर जाकर उन्हें बेचा करता था। उसके भोले स्वभाव के कारण लोग उसे ठगते थे।
सुनिए, जरा चौकन्ना रहना, ग्राहकों से सही सही पैसे लेना। आजकल कुछ खास मुनाफा नहीं हो रहा। छोटू की बेटी स्वीटी स्कूल से आने के बाद दुकान में बैठ के अपना होमवर्क करती थी। उस गांव में दीपक और मनोज नाम के दो दोस्त थे जो लोगों को ब्याज पे पैसे देते थे। हर रोज सुबह गले में बैग डाल के वो छोटे छोटे ठेलों वालों को दिन भर के लिए ब्याज पर पैसे देते थे और शाम को उनसे ब्याज सहित पैसे वापस लेते थे। लेकिन ये वसूली करते करते वो दोनों वही ठेलों पर पाव भाजी, वड़ा पाव इत्यादि सब मुफ्त में खाते थे। बेचारे छोटे व्यापारी कुछ नहीं कह पाते थे। एक दिन वो दोनों छोटू के रसगुल्ले की दुकान पर आए। सुना है इसके रसगुल्ले बड़े स्वादिष्ट होते हैं, लेकिन इसने अभी तक हमसे पैसे उधार लिए नहीं है। हाँ पता है, और हमें तो खरीदी हुई कोई भी चीज हजम नहीं होती। लेकिन तुम टेंशन मत लो, सुना है ये रसगुल्ले वाला दिमाग से हल्का है, उल्लू है। ऐसा कहकर मनोज दीपक के कान में कुछ फुसफुसाया। फिर दोनों जोर से हंसे। दोनों एक दूसरे को ताली देकर छोटू की दुकान पर आए। नमस्कार, सुना है आपके दुकान के रसगुल्ले बड़े स्वादिष्ट है। गांव वालों ने बहुत तारीफ की। हमें 4 रसगुल्ले दीजिए ना, जरा हम भी तो देखें क्या खास बात है आपके रसगुल्लों में। छोटू ने खुश होकर दोनों को रसगुल्ले खिलाए। वाह वाह, क्या बात है, इतने बढ़िया रसगुल्ले मैंने आज तक नहीं खाए, और 4 देना। छोटू ने उन्हें और रसगुल्ले खिलाए। 4 करते करते दोनों ने दुकान के लगभग आधे रसगुल्ले खा डाले। छोटू ने हिसाब किताब किया और उन्हें बताया, पूरे 550 रुपए हुए हैं जी। तभी मनोज ने छुपके से अपनी जेब में से एक मरा हुआ कॉकरोच निकाला और अपनी प्लेट में रखा और चिल्लाने लगा, रुको रुको, ये देखो, इसके रसगुल्ले में कॉकरोच है। छी छी छी, थू थू। ओह, क्यों बे, तेरी दुकान में कॉकरोच है और ऐसे गंदे स्वीट लोगों को खिलाता है? रुक, मैं अभी फूड इंस्पेक्टर को बुलाता हूँ और तुम्हारी दुकान बंद करवाता हूँ। नहीं नहीं साहब, ऐसा मत कीजिए, मेरा परिवार रास्ते पे आ जाएगा। ऐसा मत कीजिए, मैं आइंदा से पूरा ध्यान रखूंगा। मैं आपके पैर पड़ता हूँ साहब। ठीक है, इतना गिड़गिड़ा रहे हो तो इस बार छोड़ देता हूँ, लेकिन दोबारा ऐसा मत करना। दीपक और मनोज वहां से चले गए और छोटू ने राहत की सांस ली। अगले ही दिन दोनों फिर से छोटू की दुकान पर आए। छोटू दादा, ये मनोज आपका अपमान कर रहा है। कहता है कि आपके दुकान के सिर्फ 4 ही रसगुल्ले खाए जा सकते हैं और उससे ज्यादा खाएंगे तो उल्टी हो जाएगी। लेकिन मैंने कहा नहीं भाई, 15-20 तो आराम से खा सकते हैं। मेरे साथ बहस करने लगा। अब आप ही बताइए, मैं सही हूँ या ये? दीपक की बातें सुन के छोटू ताव में आ गया। आप ही सही हो साहब, मेरी पत्नी के हाथों में जादू है, जादू। जितने चाहो उतने रसगुल्ले खा सकते हो। एक खाओ तो और खाने का दिल करता है, चाहो तो आजमा लो। दीपक और मनोज ने एक दूसरे को देखा। छोटू उन्हें रसगुल्ले देता गया और वो खाते गए। आखिर जब छोटू ने हिसाब किया, टोटल 650 रुपए हुए हैं साहब। क्या बकवास करते हो, तुमने शर्त लगाई थी इसलिए हम खाते गए, अब हम क्यों दे पैसे? अरे वाह भाई, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। चलो दीपक। ऐसा कहकर दोनों हंसते हंसते वहां से निकल गए। वैसे तो साहब ठीक कह रहे थे, शर्त मैंने ही लगाई थी। इस तरह दीपक और मनोज रोज वहां आते, कोई ना कोई कहानी बनाते और छोटू को मूर्ख बनाकर फोकट में रसगुल्ले खाकर वहां से चले जाते। ये सब वही पास में बैठकर पढ़ाई करने वाली स्वीटी देखती थी। एक दिन घर पर शालिनी ने छोटू से कहा, सुनिए, आपके दुकान में रसगुल्ले की अच्छी बिक्री हो रही है, लेकिन पैसे क्यों कमा रहे हैं घर पर? ऐसे ही चलता रहा तो गुजारा कैसे होगा? क्या बात है, अगर आपको धंधा नहीं जम रहा तो मजदूरी करके घर चलाएंगे। पिताजी की कोई गलती नहीं है माँ। दुकान में रोज 2 लोग आते हैं और रसगुल्ला खाकर बिना पैसे दिए चले जाते हैं। वो दोनों पिताजी को ठग रहे हैं और पिताजी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ऐसा कहकर स्वीटी ने सारी पिछली बातें शालिनी को बता दी। अगले दिन दीपक और मनोज वापस छोटू की दुकान पर आए। 4 रसगुल्ले देना भाई। तभी शालिनी अपनी गांव की 5-6 सहेलियों के साथ वहां आई। वे औरतें भी रसगुल्ले खाने लगी। इतने में छोटू चिल्लाया, गल्ले के 10,000 रुपए गायब है। सभी लोग एक दूसरे को देखने लगे। दीपक और मनोज भी चकरा गए। तभी शालिनी की एक सहेली चिल्लाई और दीपक की ओर इशारा करते हुए बोली, वो देखो, उन्होंने निकाले हैं, उनकी थाली में है। हाँ, हमने भी देखा है, इसी आदमी ने चुराए हैं 10,000 रुपए। अजी देख क्या रहे हो जी, पुलिस को फोन करके यहाँ बुलाओ, इतने लोग गवाह है, अब ये यहाँ से बच के नहीं जा सकते। शालिनी की बात सुन के दीपक और मनोज समझ गए कि सब क्या चल रहा है, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते थे। वे चुपचाप छोटू को 10,000 रुपए देकर वहां से निकल गए। उस दिन के बाद दीपक और मनोज ने किसी भी ठेले पे मुफ्त का खाना नहीं खाया और हमेशा के लिए सुधर गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है
कि हमें हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए, ना ही किसी को ठगना चाहिए और ना ही किसी और को हमें ठगने देना चाहिए। एक सुंदरपुर नाम के गांव में एक सिद्ध साधु रहा करता था। बहुत सालों से तपस्या करने के कारण उनको बहुत सारी शक्तियां प्राप्त थीं। वो अग्नि, जल और वायु को काबू में रख सकते थे। एक दिन तपस्या करते समय तेज धूप होने के कारण उनको चक्कर आ गया और वो जमीन पर बेहोश होकर गिर गए। उसी गांव में 3 मित्र रहा करते थे, जिनका नाम था सूर्या, नल और नील। वो तीनों बहुत ही पक्के मित्र थे। वो हमेशा एक साथ रहा करते थे। वो उसी दिन जंगल में घूमने के लिए जाते हैं और जंगल में घूमते घूमते सूर्या को वो साधु दिखाई देता है। अरे नल, नील, जरा देखो, ऐसा लगता है वहाँ उस बाबा को चक्कर आ गया है। चलो चलकर देखते हैं। हाँ हाँ चलो। ऐसा कहकर तीनों भाई वहाँ पर चले जाते हैं। वहाँ जाकर देखते हैं तो वहाँ बाबा बेहोश पड़े होते हैं। सूर्या उनके पास बैठकर उनके हाथ और पैरों की मालिश करता है। नल जाकर नदी में से पानी लेकर आता है और नील उनको एक कपड़े से हवा मारता है। तभी नल उनके मुंह में पानी डालता है और थोड़ा उनके मुंह पर छिड़कता है। थोड़ी देर बाद साधु को होश आ जाता है और साधु उठकर उन तीनों को देखता है और पूछता है, मेरी इतनी मदद की तुमने, तुम तीनों कौन हो वत्स? बाबा, हम जा रहे थे तो आप बेहोश दिखे तो हमने आपकी मदद कर दी। अब आपको अच्छा लग रहा है बाबा? हाँ, अब मुझे अच्छा लग रहा है। तुम तीनों ने मेरी इतनी मदद की, इसलिए मैं तुम पर बहुत खुश हुआ हूँ। सूर्या, जिसने मेरे पैरों की मालिश की, उसको सूर्य की अग्नि प्राप्त हो जाएगी। और नल, जिसने मुझे पानी पिलाया, उसको जल की ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी, जिससे वो जहाँ चाहे जल उत्पन्न कर सकेगा। और तीसरी, नील के लिए, जिसने मुझे शीतल हवा की अनुभूति दी, उसको हमेशा वायु की ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी और वो कभी भी अपने मन से हवा का निर्माण कर सकता है। ऐसी तीनों शक्तियां मैं तुम तीनों को देता हूँ, मगर इन शक्तियों का कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं करना। ये सब सुनकर सूर्या, नल और नील बहुत ही खुश हो जाते हैं और साधु को प्रणाम करके वहाँ से चले जाते हैं। जाते जाते उनके मन में एक सवाल आता है, अगर ये सब शक्तियाँ सच में हमारे पास हैं, तो हमें इसका सही तरीके से इस्तेमाल करते आना चाहिए, नहीं दोस्तों? हाँ, तुम्हारा विचार तो सही है। चलो आजमा कर देखते हैं। हाँ चलो। अब सूर्या अपनी शक्ति से बोलता है, सामने वाला पेड़ जल जाए, वो पेड़ बुझ जाए। तभी उस पेड़ पर बारिश होनी शुरू हो जाती है और वो एक दूसरे की ओर देखते रह जाते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। वो हिरण हवा में उड़ जाए। उसके कहते ही वो जंगल का हिरण हवा में उड़ने लगता है। ये सब देखकर तीनों बहुत खुश हो जाते हैं और खुशी खुशी घर लौट जाते हैं। अगले दिन वो तीनों गांव में जा रहे थे, तभी उन्हें एक चोर चोरी करके भागता हुआ दिखाई दिया। तभी नील ने अपनी हवा से उसको खींच लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। आगे जाते हैं तो कुछ लोग खेत में कुछ काम कर रहे थे, मगर वहाँ बहुत घास जमा हो जाने के कारण वो बहुत परेशान थे। तभी सूर्या अपनी ऊर्जा से सारे खेतों की घास को जला डालता है और वो उन किसानों की मदद कर देता है। अब कुछ दिन बीत जाते हैं। तभी बारिश का मौसम आता है, मगर बारिश होने का नाम ही नहीं लेती। सारे गांव वाले बहुत चिंतित होते हैं। तभी नल अपनी शक्ति से सारे गांव में पानी की बरसात कर देता है। ये सब देखकर सारे गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं और अपने काम में जुट जाते हैं। ऐसे वो तीनों मित्र अपने अपने तरीके से लोगों की अच्छी तरह से मदद करते हैं। एक दिन गांव में एक घर में सिलेंडर फटने की वजह से बहुत भीषण आग लग जाती है। ये बात सारे गांव में फैल जाती है और उन तीनों मित्रों को भी पता चलती है। तब वो तीनों मित्र और लोगों की मदद करते हैं। नील की शक्तियों से वो तीनों उड़कर वहाँ पर उस जगह चले जाते हैं। सूर्या उस घर में चला जाता है क्योंकि उसे अग्नि से कोई खतरा नहीं होता। वो अटके हुए लोगों को निकालने घर में अंदर चले जाते हैं और नल सूर्या के साथ जाकर उस घर में लगी हुई आग बुझाने के लिए साथ में चला जाता है। तभी सूर्या नल से कहता है, मैं उस घर में फंसे हुए लोगों को निकालता हूँ, तुम उस घर में लगी हुई आग को बुझा दो, जिससे मुझे उस घर के सदस्यों को निकालने के लिए सहायता होगी। हाँ चलो जल्दी। हाँ चलो।
ऐसा कहकर वो दोनों उस घर में घुस जाते हैं। उस घर में सारा सामान जलने लगता है। तभी नल वहां जाकर अपने हाथ से पानी की वर्षा करने लगता है। सूर्या घर के सारे सदस्यों को घर से बाहर निकालता है और वो सब बाहर आ जाते हैं। सच में तुम तीनों बहुत ही शानदार और मदद करने वाले लोग हो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा कहकर सारे लोग उनकी प्रशंसा करने लगते हैं और फिर वो तीनों वहां से चले जाते हैं और गांव में अपना अपना काम करने लगते हैं। इस बात की चर्चा चारों ओर फैल जाती है और उनके गांव में उनके किए हुए काम को नवाजने के लिए कलेक्टर साहब एक कार्यक्रम आयोजित करवाते हैं। उसमें गांव के बड़े बड़े व्यक्तियों से लेकर छोटे मोटे लोग भी आमंत्रित थे। अब एक दिन कार्यक्रम का आयोजन होता है और वहाँ सारे लोग आ जाते हैं। तभी कलेक्टर साहब वहाँ पर आकर सबके सामने सूर्या, नल और नील का सत्कार करते हैं। ये त्रिरत्न हमारे लिए बहुत अनमोल है। हमें इनकी दी गई शक्तियों का आदर करना चाहिए। इन्होंने हमारे गांव की बहुत सहायता की है, इसलिए हम इन्हें सम्मानित करेंगे। कलेक्टर साहब उन तीनों को हार और शॉल देकर सत्कार करते हैं और ये सब देख सूर्या, नल और नील फूले नहीं समाते और वो अपनी शक्तियों का सही तरीके से इस्तेमाल करने लगते हैं और हमेशा लोगों की सेवा करते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और सदा अच्छे कर्म करने चाहिए। किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए। कर भला तो हो भला। श्यामपुर नाम के गांव में एक राजा नाम का आदमी रहा करता था। वो दिन भर कुछ न कुछ काम किया करता था। उसको नए नए प्रयोग करने का बड़ा शौक था। उसके घर में उसके पिताजी और उसकी माँ रहा करती थी। उनके साथ वो बहुत खुशी से रहा करता था। उसको कौन सी भी चीज दिख जाए वो उसके बारे में सोचता और उसका हमारे दैनंदिन जीवन में कैसे उपयोग हो सकता इसके बारे में वो हमेशा सोचता और उसी हिसाब से वो काम किया करता था। राजा ने एक दिन अपनी माँ को आटा गूंथने की मशीन बना के दिया। वो एक डिब्बे से बना हुआ था। अरे बेटा, ये क्या बनाया है? इसका क्या उपयोग है मुझे? अरे माँ, ये आटा गूंथने की मशीन है। इसकी वजह से तुम्हारे हाथ भी नहीं दुखेंगे और काम जल्दी खत्म हो जाएगा। क्या ये सच में काम करेगा? हाँ माँ, ये सच में काम करेगा। देखो, मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। ऐसा कहकर राजा अपनी माँ को उस मशीन में आटा गूंथ कर देता है और वो गुथा हुआ आटा देखकर माँ बहुत खुश हो जाती है। ऐसे ही कुछ न कुछ आविष्कार वो हमेशा करता रहता था और उसकी वजह से गांव वालों को हमेशा मदद हो जाती थी। गांव वाले राजा पर इसी वजह से बहुत खुश थे और वो जो भी चीज बनाता उसकी तारीफ किया करते थे। अब एक दिन राजा एक खेत पर एक मजदूर को स्कूटर पेट्रोल पंप बनाकर दिया और कभी कभी गांव में बिजली जाया करती थी, इसलिए उसने गांव में सोलर प्लांट बिठाकर घर में बिजली लगवा दी। ऐसे बहुत सारे काम वो किया करता था, मगर उस गांव में एक बड़ी समस्या थी कि वहां कोई भी ट्रैक्टर नहीं था। एक ही उस गांव में ट्रैक्टर था। वो उसके मित्र रघु के पास था। वो बहुत घमंडी किस्म का इंसान था, इसलिए उससे मदद मांगने कोई नहीं जाया करता था। एक दिन गांव का एक मजदूर राजा से कहता है, भाई, तुम इतने कुछ नए नए आविष्कार करते हो, क्यों ना तुम हमारे लिए एक ट्रैक्टर बनवा दो। ट्रैक्टर खरीदने की हमारी हैसियत नहीं है और हम आगे जाकर कब ट्रैक्टर का इस्तेमाल कर सकेंगे पता नहीं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ट्रैक्टर तुम ही बनाओ। चाचा, आपकी बात तो सच है, मगर उसके लिए मुझे बहुत सारे पैसे लगेंगे। बेटा, हम गरीबों को ट्रैक्टर बनवा कर सिर्फ तुम ही दे सकते हो। चाचा, आपका इतना विश्वास है तो मैं एक बार जरूर कोशिश करूंगा। आप चिंता मत करिए और मेरी ओर से कोई कमी नहीं रखूंगा। ये हुई ना बात। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ, काम करने जाना है। जी चाचा। ऐसा कहकर वो मजदूर वहां से चला जाता है और उसके जाने के बाद राजा सोचने लगता है और सोचते सोचते उसकी नजर पास में पड़ी बड़ी बड़ी लकड़ियों पर पड़ती है। अगर मैं लकड़ी का ट्रैक्टर बनाऊं तो मुझे खर्चा भी कम आएगा और गांव वालों को कुछ मदद भी हो जाएगी। ऐसा सोचकर वो लकड़ियों को काटने लगता है और उनकी लंबी लंबी एक जैसी लकड़ियां बनाता है। अब उसके मन में विचार आता है, अगर मैं रघु के घर जाकर उसके ट्रैक्टर के कुछ चित्र बनाकर लाऊं तो मुझे बड़ी सहायता होगी। नहीं तो मोबाइल से पिक्चर निकाल लेता हूँ, मेरा काम हो जाएगा। ऐसा सोचकर रघु के खेत के पास चला जाता है और वहां जाकर रघु के ट्रैक्टर के मोबाइल से फोटो निकालता है
तभी वहाँ रघु आकर कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? मेरे ट्रैक्टर के फोटो क्यों निकाल रहे हो? अरे वो मुझे गांव वालों के लिए एक ट्रैक्टर बनाना था, इसलिए फोटो निकाल रहा हूँ। बाकी तुम्हारे ट्रैक्टर को कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, मुझे लगा कि कुछ चुराने का इरादा है क्या? अरे नहीं रघु, मैं तुम्हारा ट्रैक्टर क्यों चोरी करूंगा? मुझे सिर्फ इसके कुछ फोटो चाहिए थे जो कि मैंने ले लिए। ठीक है। अरे राजा, मैं तुम्हारा क्लासमेट होने के नाते तुम्हें एक सलाह देना चाहूंगा। क्या सलाह देना चाहते हो? मेरे हिसाब से तुम्हें तुम्हारे करियर के ऊपर ध्यान देना चाहिए। ये फिजूल के काम में मत पड़ो तो ही ठीक है। मैं देख लूंगा कि मुझे क्या करना है। मैं तुम्हारी तरह स्वार्थी नहीं बन सकता। मैं आजीवन लोगों की सेवा करूंगा। हाँ, करते रहो सेवा जिंदगी भर। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। ऐसा कहकर रघु वहां से गुस्से से निकल गया और राजा भी अपना काम हो जाने के बाद वहां से चला गया। अब वो घर आने के बाद बहुत सोचकर एक लकड़ी का ट्रैक्टर का नक्शा बनाकर रखता है और उस नक्शे के तहत वो जल्दी जल्दी ट्रैक्टर के छोटे छोटे पार्ट बना लेता है और एक दिन सबको जोड़कर एक बड़ा ट्रैक्टर बनाता है। अब उसमें इंजन लगना बाकी था। तभी वो एक ऑटो का इंजन निकालकर उसको लगाता है और उसको स्टीयरिंग बिठाकर उसका ट्रैक्टर तैयार कर लेता है। वो ट्रैक्टर दिखने में बड़ा ही शानदार था। उसने उसके बहुत सारे फोटो निकाल लिए और उसको चलाने के लिए गांव में लेकर गया। उस ट्रैक्टर को देख सारे गांव वाले खुश हो गए और उसके पीछे दौड़ने लगे और बच्चे तो उस लकड़ी के ट्रैक्टर में सवारी करने लगे। ये सब रघु ने देखा और वो राजा से बोला, अरे राजा, ये क्या बकवास बनाया है तुमने? इससे अच्छा तो मेरा ट्रैक्टर है जो कि कभी खराब नहीं होगा। ये लकड़ी तो जल्दी ही खराब हो जाएगी। जाने दो, खराब हो गई तो दूसरी लगवा लूंगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ऐसा जवाब सुनकर रघु गुस्से से वहाँ से चला गया और राजा अब उसका ट्रैक्टर लेकर गांव में बच्चों को एक एक चक्कर हर रोज लगवाता और सारे गांव वालों की मदद कर दिया करता। अपने ट्रैक्टर का वो सही तरीके से इस्तेमाल कर रहा था। उसके ऐसा करने से गांव वाले उस पर बहुत खुश थे। अब एक दिन उसके यहाँ गांव में बाढ़ का पानी भर गया। लोगों का सारा सामान पानी में गीला हो गया था। लोगों को रहने के लिए जगह ही नहीं थी। अब उस समय राजा सब लोगों को अपने ट्रैक्टर में बिठाकर एक सेफ जगह छोड़ रहा था जिससे किसी की जान को कोई खतरा ना हो। ऐसे ही वो रघु के घर के पास आया तो रघु और रघु का बच्चा और बीवी छत पर खड़े थे और मदद के लिए आवाज लगा रहे थे, रघु चलो मेरे ट्रैक्टर में बैठ जाओ, भाभी को भी ले लो। रघु की आंखें भर आई। अरे दोस्त, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा, मुझे माफ कर दो। अरे उसमें क्या माफी मांगना, हम अच्छे दोस्त हैं और हमेशा रहेंगे। हाँ, वो तो है। ऐसा कहकर वो दोनों गले लगते हैं और राजा उन दोनों को गांव के बाहर छोड़ देता है और सारे लोग अब राजा की बड़ी प्रशंसा करते हैं। अब बाढ़ कम हो जाने के बाद उस जिले के कलेक्टर के हाथ से राजा का सत्कार होता है और उसकी समय सूचकता को नवाजा जाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए।